अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग इसकी एक्सरसाइज जो है जिसमें एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन है कवर करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम चैप्टर 5 के एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 6। इसमें जो फर्स्ट चॉइस हमारे पास है, व्हाट डज रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ हार्डवेयर इनटेल। रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ हार्डवेयर से क्या मुराद है। इसमें जो जस्ट इसका जो राइट आंसर है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। बी ऑप्शन जो है, ट्रीटिंग कंप्यूटर इक्विपमेंट विद केयर एंड रिस्पेक्ट। जो बी ऑप्शन है ये एग्जैक्टली राइट आंसर है। इसके अलावा ए, सी एंड डी जो हैं वो रॉन्ग आंसर है। चॉइस नंबर 2 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्रोप्रिएट यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सी जो एग्जांपल है, 4 डिफरेंट एग्जांपल हैं, इनमें से कौन सी जो राइट एग्जांपल है एप्रोप्रिएट यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर को एग्जैक्टली सही तरीके से यूज करने के लिए। इसमें जो राइट आंसर है, रेगुलरली अपडेटिंग सॉफ्टवेयर टू लेटेस्ट वर्जन। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर से जो है वो फुली जो उससे फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं तो उसको आपको अपडेट करते रहना चाहिए लेटेस्ट वर्जन की तरफ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चॉइस नंबर 3 जो है, सेफ यूज़ ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड्स। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं उनका सेफ यूज़, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। उसमें आपको स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड इस्तेमाल करना चाहिए फॉर ईच ऑनलाइन अकाउंट। आपके जितने भी अकाउंट हैं हर एक अकाउंट के लिए आपको स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज आपकी प्राइवेसी जो है वो ब्रेक हो सकती है। सो बी इज़ द राइट आंसर। चॉइस नंबर 4 जो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनएप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर यूज। पहले एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर यूज की एग्जांपल थी, अब ये इनएप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर यूज की एग्जांपल है। कौन सा जो यूजेज है वो इनएप्रोप्रिएट है, तो इसमें जो ऑप्शन सी है ना, मॉडिफाइंग सॉफ्टवेयर कोड विदाउट परमिशन फ्रॉम द डेवलपर। यानी कि सॉफ्टवेयर कोड को जो है वो मॉडिफाई करना डेवलपर की परमिशन के बगैर, ये जो है ये इनएप्रोप्रिएट है, ये इनएप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर यूजेज है। ओके। चॉइस नंबर 5 जो है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग। इसका जो राइट आंसर है, बी चॉइस जो है वो इसका राइट आंसर है, फैसिलिटेटिंग साइबर बुलिंग एंड हेरासमेंट, इसका राइट आंसर है। ओके। चॉइस नंबर 6 जो है, हाउ कैन फेक न्यूज बी हार्मफुल टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग इनोवेशंस। अब जो फेक न्यूज़ हैं ये लीड करती हैं मिस इन्फॉर्मेशन की तरफ, फॉल्स इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो जो चॉइस बी है, इट कैन मैनिपुलेट पब्लिक ओपिनियन एंड स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके। जो चॉइस नंबर 7 है, इन व्हाट वे कैन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पॉजिटिवली इम्पैक्ट बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योर्स। इसका जो आंसर राइट आंसर है, चॉइस ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग, कस्टमर इंगेजमेंट एंड नेटवर्किंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चॉइस नंबर 8 जो है, व्हाट इज वन पोटेंशियल बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स। बेनिफिशियल इफेक्ट जो है सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स का वो क्या है। इसमें जो इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट, वो इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके। चॉइस नंबर जो 9 है, व्हाट इज एन एथिकल कंसर्न रिलेटेड टू कंप्यूटिंग। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, प्राइवेसी ब्रीचेस एंड डेटा मिसयूज इज द राइट आंसर। चॉइस नंबर 10 जो है, व्हाट इज अ कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग। कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग जो है इसका राइट आंसर होगा, होमोजेनाइजेशन ऑफ ग्लोबल कल्चर विद अ सिंगल डोमिनेंट कल्चर। Okay, let's move towards option 11. So, what is the statement? How does computing contribute to economic practices? Computing जो है वो economic practices में कैसे contribute करती है। इसका जो ऑप्शन सी है, it automates tasks leading to job but also creating new job opportunities। ये है इसका इकोनॉमिक प्रैक्टिस के हवाले से जो है कंप्यूटिंग का रोल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल बेनिफिट ऑफ कंप्यूटिंग इन हेल्थ केयर। इसका पर्सनल बेनिफिट जो है कंप्यूटिंग का वो हेल्थ केयर के अंदर क्या होता है। इसका ऑप्शन सी है, इम्प्रूव्ड टेली मेडिसिन एंड हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 6 के एमसीक्यूज हम
कवर कर चुके हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 6 शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, इलस्ट्रेट द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर बाय एन इंडिविजुअल। किसी भी कोई भी इंडिविजुअल जब कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है तो उसका जो रिस्पॉन्सिबल यूज़ है कंप्यूटर हार्डवेयर का, उसको हमने यहाँ पे डिफाइन करना है। रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ हार्डवेयर, जो हार्डवेयर से मुराद डेफिनेटली ये है कि जितने भी कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स हैं उनको हमने सही तरीके से इन अ प्रॉपर वे कैसे यूज़ करना है। अब रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो किस चीज़ को रेफर करते हैं, फिजिकल कंप्यूटर डिवाइसेस, उनको हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। दैट प्रायोरिटाइजेज सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी जो है उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी, सिस्टम जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। एंड एथिकल इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व होने चाहिए। अब आवर एडवांस, हमारी आजकल की एडवांस्ड सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबल हार्डवेयर जो है वो इस हद तक जो है वो इम्पोर्टेंट हो चुका है कि वो सिर्फ स्मॉलर डिवाइस के ऊपर ही नहीं, स्मॉलर डिवाइसेस जैसा कि स्मार्टफोन्स या लैपटॉप्स, इसके अलावा जितने भी लार्जर सिस्टम्स हैं जो कि जिसके अंदर सर्वर और इंडस्ट्रियल मशीनरी आ जाती है, उनके अंदर भी रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ हार्डवेयर होना ज़रूरी है। अब रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ हार्डवेयर के कुछ की पॉइंट्स हैं वो ज़रा देख लें। एक्सटेंडेड लाइफ स्पैन ऑफ हार्डवेयर। लाइफ स्पैन ऑफ हार्डवेयर, एक्सटेंडेड लाइफ स्पैन ऑफ हार्डवेयर से मुराद ये है कि हार्डवेयर के जितने भी पार्ट्स हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जो कुछ भी है वो सारे ड्यूरेबल होने चाहिए, उनकी लाइफ स्पैन अच्छा होना चाहिए। वो जो है वो उनको उनकी गारंटी होनी चाहिए फॉर ए स्पेसिफिक टाइम के ये इतने टाइम के लिए वैलिड होंगे और इतनी इनकी ड्यूरेबिलिटी है। डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। डाटा जो है वो सिक्योर होना चाहिए। जो हार्डवेयर की जितनी भी डिवाइसेस हैं उनसे डाटा लीकेज नहीं होना चाहिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो उसका मिस यूजेज नहीं होना चाहिए। जो हार्डवेयर डिवाइसेस जितनी भी हैं वो ऑपरेट अच्छे तरीके से कर रही होनी चाहिए और वो इन अ सेंस कि उनकी अपग्रेडेशन जो है वो हो सके। ओके, सेफ हार्डवेयर यूज़। आपने जो है कोई भी इंडिविजुअल जो है कंप्यूटर को यूज़ करेगा, उसको हार्डवेयर को एहतियात से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। उसको जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का मैनर्स उसके अंदर होने चाहिए, तो ताकि वो जो है वो हार्डवेयर को प्रॉपरली और लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल कर सके। एथिक्स इन हार्डवेयर यूज़, जितने भी एथिक्स हैं, रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं हार्डवेयर की यूजेज के हवाले से, वो इंडिविजुअल को पता होने चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हुए हैं रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ हार्डवेयर के हवाले से। व्हाट डज एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर यूसेज इनटेल्स। अब ये इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो था वो हार्डवेयर रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ हार्डवेयर के बारे में है। ये एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर यूज़ है। सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर को दी जाती है, जिसकी बेस पे कंप्यूटर जो है टास्क परफॉर्म करता है। अब रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ हार्डवेयर जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी से ना सिर्फ इंडिविजुअल बल्कि सोसाइटी दोनों फ़ायदा उठाते हैं। अब रिस्पॉन्सिबल सॉफ्टवेयर यूज़ जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लीगल कंप्लायंस, उसमें लीगल कंप्लायंस होनी चाहिए, एथिकल कंसिडरेशंस भी होनी चाहिए और ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तीनों शामिल हैं। इन तीनों के मिलने से जो है वो सॉफ्टवेयर को रिस्पॉन्सिबली तौर पे यूज़ किया जा सकता है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम रिस्पॉन्सिबल सॉफ्टवेयर यूज़ के हवाले से जो है इनको कंसिडरेशन में लेके आ सकते हैं। ऑब्जर्विंग द लॉ, जितने जो लॉज हैं किसी भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर से रेलिवेंट, उसमें क्या क्राइटेरिया है, क्या रूल्स हैं, क्या उससे लॉ जो है वो उस रेलिवेंट जो है वो सॉफ्टवेयर, आइदर इट बी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उससे रेलिवेंट जो लॉज हैं उसको फॉलो करना चाहिए। एथिकल यूजेज, उसका एथिकल यूज़ होना चाहिए। इन एथिकल यूज़ उसका सॉफ्टवेयर का नहीं होना चाहिए। क्राइटेरिया, उसका एक क्राइटेरिया सेट होना चाहिए और उसमें एथिक्स का ख्याल रखा जाना चाहिए। प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन, सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं बनाया जाना चाहिए जिसके अंदर दूसरों की प्राइवेसी या डाटा प्रोटेक्शन जो है वो उसकी सिक्योरिटी ना हो। डाटा सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसकी प्राइवेसी लीकेज नहीं होनी चाहिए और डाटा जो है वो हर लिहाज से प्रोटेक्ट होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो सॉफ्टवेयर को बनाया जाए। जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनकी प्रॉपर लाइसेंसिंग होती है, जो वैलिड और ऑथेंटिकेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, और सिर्फ ऑथेंटिकेटेड और प्रॉपर लाइसेंसिंग वाले सॉफ्टवेयर ही यूज़ करने चाहिए। जो फॉल्स हैं या जो कॉपीड
जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, पायरेटेड कॉपीज़ जो बनती हैं, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। यूज़र एजुकेशन, हर एक सॉफ्टवेयर जो है उसके यूज़र मैनुअल के ऊपर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के हवाले से। यूज़र मैनुअल्स या यूज़र गाइड जो है उसके ऊपर पूरी डिटेल होनी चाहिए, ताकि जो है वो रीडर जो है, जो इंडिविजुअल जो उसको इस्तेमाल कर रहा है, वो उसको अच्छे तरीके से उसको पढ़ के उसका सही एडवांटेज ले सके। हाउ डू यू स्टे सेफ वाइल कंडक्टिंग सर्चेज ऑनलाइन? आप सर्च ऑनलाइन सर्च करते हुए कैसे सेफ रहते हैं? डेफिनेटली सोशल मीडिया है, इसमें राइट एंड रॉन्ग यूजेज ऑफ जो टेक्नोलॉजी है वो हो रहा है, तो इसमें आपको इस तरह से सर्च जो है वो करनी है, डाटा को इस तरह से सर्च करना है कि आप अपनी प्राइवेसी जो है, आपने अपने आप को सेफ कैसे रखना है, इसका भी आपने ख्याल रखना है। ये 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किए हैं। स्टिक टू वेल नोन एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स फॉर योर डाटा सर्चेस। आपने वेल नोन और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही रहना है जब आपने डाटा सर्च कर रहे हैं। तो अब वेल नोन प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कौन से हैं? वो गूगल हो सकता है, वो बिंग हो सकता है। इसके अलावा आप रिकमेंडेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं या जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ब्राउज़र्स हैं, वो चेक कर सकते हैं, उनके रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, उनकी रेटिंग चेक कर सकते हैं। और या कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं जो कि ट्रस्टेबल होती हैं, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं सर्च इंजन्स के लिए। अब आपने जितने भी सर्च इंजन्स हैं, उनके ऊपर आपकी पर्सनल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो आपने शेयर नहीं करनी होती, जैसे कि आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर्स है या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, वो किसी भी सर्च इंजन्स के ऊपर आपको शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से डाटा लीकेज हो सकता है। अगर आपको इन इन ईच सिनेरियो, हर सूरत में आपको जो है वो ऑनलाइन आपने सर्च करनी है फॉर सम इंफॉर्मेशन, की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए आपने सिक्योर और ऑफिशियल वेबसाइट्स ही यूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, एक्सट्रैक्ट एंड इनलिस्ट सम की एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल सोशल नेटवर्किंग। कुछ की एस्पेक्ट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल सोशल नेटवर्किंग के हमने यहाँ पे बताने हैं और उनको इन लिस्ट करना है। सोशल नेटवर्किंग जो है वो उसका वाइटल रोल है आजकल के टाइम में। सोशल नेटवर्किंग से मुराद जितनी भी सोशल मीडिया की एप्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ये सारी सोशल नेटवर्किंग में आ जाती हैं, जो लोगों के दरमियान सोशल कॉन्टैक्ट्स को जो है वो बहाल करती हैं या उनके दरमियान सोशल कॉन्टैक्ट्स को जो है वो इम्प्रूव करती हैं। अब सोशल नेटवर्किंग जो है वो इसमें यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, इसकी मदद से लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को या वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं ताकि वो दूसरे लोगों से कनेक्ट रह सकें, आपस में रिलेशनशिप बना सकें एंड इंगेज इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, और वो आपस में कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन भी रख सकें। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल सोशल नेटवर्किंग के हवाले से ज़रूरी है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन, दो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन या एक ग्रुप के दरमियान कम्युनिकेशन के दरमियान प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो है वो होनी चाहिए। दूसरों की प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए, दूसरों के राइट्स का ख्याल रखना चाहिए। और किसी भी सूरत में डेफिनेटली सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर जो है सबसे पहले तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर ही नहीं होनी चाहिए, और अगर खुदा न खास्ता शेयर हो भी जाए तो उसके दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस जो है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। हर एक यूज़र, बेशक वो इंडिविजुअल यूज़र है या कंपनी की फॉर्म में है, एक ग्रुप की फॉर्म में जो है वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस सूरत में साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस हर एक पर्सन को होनी चाहिए, ताकि दूसरों की प्राइवेसी, दूसरों की सिक्योरिटी का ख्याल रखा जा सके, इससे बचा जा सके। और ये तभी मुमकिन होगा जब हर एक सिटीज़न को उसके प्रॉपर राइट्स का और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस का पता होगा। रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, इंडिविजुअल्स के दरमियान, ग्रुप्स के दरमियान रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन होनी चाहिए। दूसरों की ओपिनियंस का, दूसरों के राइट्स का ख्याल रखना चाहिए, ताकि जो है वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोपगेट ना कर सके, और दूसरों के राय का, दूसरों की ओपिनियन का ख्याल रखा जाना चाहिए। डिजिटल फुटप्रिंट अवेयरनेस प्रॉपरली होनी चाहिए। और इसके अलावा हेल्दी बाउंड्री, जो नेटवर्किंग का ग्रुप है, जो लोगों के आपस में कम्युनिकेशन है, उनकी बाउंड्रीज होनी चाहिए, हेल्दी बाउंड्रीज होनी चाहिए, एक डिस्कशन की एक लिमिट होनी चाहिए, और दूसरों के राइट्स से जो है वो उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबल कंटेंट शेयरिंग, कंटेंट जो है जो शेयर हो रहा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जो टू द पॉइंट हो, वैलिड हो, और जिसका पर्पसफुल है वो कंटेंट शेयर होना चाहिए। मिस यूजेज नहीं होना चाहिए, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है, रॉन्ग कंटेंट शेयर नहीं होना चाहिए। अवेयरनेस ऑफ प्लेटफॉर्म पॉलिसीज़, प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज़ की अवेयरनेस तमाम मेंबर्स को होनी चाहिए, और जितने भी पॉजिटिव बिहेवियर्स हैं उनको इनकरेज करना चाहिए, जो नेगेटिव बिहेवियर्स हैं उनको डिस्करेज करना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 5 जो है, स्केच द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग इन टूडेज सोसाइटी। जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं सोशल नेटवर्किंग के, वो कौन कौन से हैं, वो हम देख लेते हैं आजकल के टाइम में। आजकल के टाइम में सोशल नेटवर्किंग के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो हैं, यू कैन फाइंड कनेक्ट विद एनी वन अराउंड द ग्लोब। एक तो ये इसका फ़ायदा है कि आप किसी के साथ भी जो है वो पूरी वर्ल्ड के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, और आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट इज़ मोर कन्वीनियंट दैट ट्रेडिशनल दैन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। आजकल के जो सोशल नेटवर्किंग के, सोशल मीडिया के ज़रिए जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, ये ज़्यादा कन्वीनियंट हैं, आसान हैं, रिलायबल हैं एज कम्पेयर टू इससे पहले जो कम्युनिकेशन के मोड्स यूज़ होते थे। बिजनेस कैन यूज सोशल मीडिया टू टारगेट देयर स्पेसिफिक ऑडियंस। डेफिनेटली जितने भी बिजनेसेस हैं, वो ईच टाइप ऑफ बिजनेसेस जो हैं वो आजकल सोशल मीडिया या फेसबुक को या व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को अप्रोच कर सके। किसी भी टाइप का बिजनेस जो है वो डेफिनेटली आजकल के टाइम में सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा है, और जिसमें प्रेफरेबली सबसे ज़्यादा फेसबुक जो है वो यूज़ हो रही है। मैनी जॉब्स आर क्रिएटेड फॉर सोशल मीडिया डेवलपमेंट। बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो क्रिएट हो रही हैं सोशल मीडिया डेवलपमेंट के लिए। डेफिनेटली सोशल मीडिया जो है वो कम्युनिकेट करवाता है, लोगों को आपस में इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके बहुत ज़्यादा यूजेज हैं। जितनी कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी प्लेटफॉर्म जितना यूजफुल होगा, उतना ही उसकी मदद से जॉब्स क्रिएट हो सकेंगी। यू कैन शेयर योर लाइफ इवेंट्स विद अदर्स, provides a platform for sharing news and hence promoting awareness and learning। अब ये जो डेफिनेटली सोशल मीडिया है, लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो इसमें जो है वो एक लोगों को प्लेटफॉर्म मिलता है ताकि वो आपस में न्यूज़ एक दूसरे से शेयर कर सकें। इसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस और लर्निंग जो है वो बढ़ती है। इट ऑफर्स बिजनेसेस अ प्लेटफॉर्म टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जितने भी बिजनेसेस हैं वो सोशल मीडिया की बेस के ऊपर फ्लोरिश करते हैं। सोशल मीडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर फ्लोरिशिंग द बिजनेस। इसमें वो मार्केटिंग सही तरीके से कर सकें, वो अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट सही तरह से कर सकते हैं, वो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब जो है वो हायर कर सकते हैं, और वो अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में लोगों को अच्छे तरीके से बता सकते हैं। ये जो है सोशल नेटवर्किंग का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट वो ये भी है कि ये लोगों को, कस्टमर्स को और इंगेज करने में हेल्प करता है, और ताकि उनसे जो है वो राइट फीडबैक जो है वो कलेक्ट किया जा सके। ये कुछ पॉइंट्स हैं, टोटल 8 पॉइंट्स हैं जो इस क्वेश्चन के आंसर में, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं सोशल नेटवर्किंग के आजकल के सोसाइटी में, ये मैंने कलेक्ट किए हैं, ये आप इनको लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, रिलेट फेक न्यूज़ अफेक्टिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट इवेंट्स। यानी कि जो फेक न्यूज़ हैं, फेक न्यूज़ का मतलब ये है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन जो राइट नहीं होती, रॉन्ग इंफॉर्मेशन होती है। अब इसके अंदर भी मिसलीडिंग भी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो जानबूझ के जो है वो प्रोपेगेंडा जिसको हम कहते हैं, कि जो इन्फॉर्मेशन सही होती है उसको जानबूझ के गलत बताया जाता है। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि जो बिल्कुल ही फेक होती है, और वो फेक न्यूज़ जो है वो प्रोपेगेट की जाती है और लोगों को उसका नॉलेज भी नहीं होता। अब फेक न्यूज़ जो है वो हमारे करंट इवेंट्स के अंदर, हमारे आजकल के हालात के ऊपर किस तरह से अफेक्ट कर रही है, ये हमने बताना है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। फेक न्यूज़ सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट इवेंट्स इन सेवरल वेज। किस किस तरह से फेक न्यूज़ जो है वो अफेक्ट करती हैं इरोजन ऑफ ट्रस्ट। लोगों का ट्रस्ट खत्म होता है। वो कैसे खत्म होता है कि जैसे ही फेक न्यूज़ फैलती हैं तो लोग जो है वो रियल न्यूज़ और इंस्टीट्यूशन के बारे में जो है वो उसमें जो है वो मिसकंसेप्शन का शिकार होते हैं। वो समझते हैं कि वो रिलेट करते हैं, डबल माइंडेड हो जाते हैं, रियल न्यूज़ उनको मिलती नहीं है। ये लोगों को के लिए मुश्किल हो सकता है कि वो वो जज कर सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जितने भी डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं, इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर जो है मिस इन्फॉर्मिंग वोटर्स या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है जिसकी मदद से वोटर्स के दरमियान कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, और वो जो है वो मिसलीड हो सकते हैं। इससे क्या हो सकता है, इससे लॉस ये हो सकता है कि इंटेग्रिटी ऑफ इलेक्शन जो है वो हो सकती है, और डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो सकता है। लोगों के राइट्स जो हैं वो यहाँ पे स्नैच हो सकते हैं। हार्म टू इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। अब ये जो है, ये फेक न्यूज़ जो है वो इंडिविजुअल के ऊपर भी अफेक्ट कर सकती है और ग्रुप्स के ऊपर भी अफेक्ट कर सकती है। वो कैसे? जो फॉल्स इंफॉर्मेशन होगी वो लोगों को हर्ट करेगी, या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को जो है उनको हर्ट करेगी, और वो ताकि वो उसके अंदर फेक और हार्मफुल कंटेंट जो है वो
फैल रहा होगा। इसकी मदद से क्या हो सकता है, इसके मदद वजह से लोगों की रेपुटेशन जो है वो डैमेज हो सकती है और इवन हरासमेंट के केसेस भी जो है वो वकूअ पजीर हो सकते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जो फेक न्यूज़ का हमारे करंट इवेंट्स के ऊपर जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हो सकता है। फेक न्यूज़ की मदद से मार्केट जो है वो अफेक्ट हो सकती है, इकोनॉमीज अफेक्ट हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि जब फॉल्स इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, उसका डायरेक्टली लिंक होगा मार्केट्स के ऊपर या इकोनॉमीज के ऊपर। किसी भी इकोनॉमी या किसी भी मार्केट, स्पेसिफिक मार्केट के ऊपर कोई भी रॉन्ग फॉल्स इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, लोग मिसलीड होंगे, उसकी वजह से इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। दिस कैन कॉज अननेसेसरी मार्केट चेंजेस एंड फाइनेंशियल लॉसेस। लोगों के डेफिनेटली लोग फायदे में जा रहे हैं, कोई भी एक मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ फैलती है जिसकी वजह से लोग डिसीजन गलत लेते हैं, तो इसकी वजह से लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो ट्रेड, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो इसको बेटर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ओके, पब्लिक हेल्थ रिस्क। पब्लिक हेल्थ रिस्क कैसे हो सकते हैं? जैसा कि क्राइसिस आया था कोविड-19 का, उसके अंदर लेट्स से कि जो फेक न्यूज़ हैं वो अगर फैलती हैं तो वो उसकी मदद से जो ट्रीटमेंट है वो डैमेज हो सकती है, वो मुतासर हो सकती है। वैक्सीनेशन का अमल जो है वो वो मुतासर हो सकता है, एंड प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं उसके ऊपर वो भी असरअंदाज हो सकती हैं। दिस कैन लीड टू पीपल मेकिंग रिस्की हेल्थी डिसीजंस। लोगों के पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, वो रिस्की हेल्दी डिसीजन लेंगे जिसकी फॉल्स इन्फॉर्मेशन की बेस पे, और वो मुख्तलिफ मसाइल का जो सेहत के मसाइल हैं या हेल्दी, जो हेल्थ से रेलिवेंट जितने भी मसाइल हैं, उनका शिकार हो सकते हैं। कॉग्निटिव ओवरलोड, बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ और जो है वो उनका फैलना और रियल न्यूज़ टुगेदर कैन बी लीड टू हैंडल। एक साइड से जो है वो रॉन्ग न्यूज़ आ रही है, एक साइड से राइट न्यूज़ आ रही हैं, तो ये मिसकंसेप्शन हो जाती है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो आपस में डिस्कनेक्ट फील डिस्कनेक्ट फील करते हैं और आपस में वो न्यूज़ में ट्रस्ट भी जो है वो उनका ख़त्म हो सकता है। ओके, ये जो है ये इसके फेक न्यूज़ जो है वो हमारे करंट इवेंट्स के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट करती है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, टोटल 6 पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं। समराइज सम ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग के एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? अब सोशल नेटवर्किंग के एडवर्स इफेक्ट्स टोटल 8 इफेक्ट्स हैं यहाँ पे जो मैंने मेंशन किए होंगे। अगर आप 8 इफेक्ट्स मेंशन कर लेते हैं, वेरी गुड। अगर आप इसमें कम भी करना चाहते हैं, 5 to 6 मेंशन कर सकते हैं, तब भी ये जो है ये आपका क्वेश्चन, आप इसका आंसर राइटली जो है वो इन क्वाइट वे आप दे सकते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज, सोशल नेटवर्किंग को बहुत ज़्यादा यूजेज करने से आपको हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, जिसके अंदर एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकती है, आप लोनलीनेस का शिकार हो सकते हैं, लो सेल्फ स्टीम हो सकती है, या फिर ये है कि इसके अंदर आप जो है वो फेक न्यूज़ की, फेक प्रोपेगेंडास की वजह से लोगों की वीडियो कंटेंट के को देखने की वजह से आप जो है खुद का उनके साथ कंपेयर करते हैं और इसकी वजह से आप जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ओके, साइबर बुलिंग क्या चीज़ है? साइबर बुलिंग जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो हरासमेंट के लिए, ये एक जो है वो वेन्यूज़ हो सकते हैं हरासमेंट के लिए, बुलिंग के लिए और अब्यूज़ के लिए, जिसकी मदद से क्या हो सकता है, इमोशनल डिस्ट्रेस फैल सकता है माशरे में और साइकोलॉजिकल हार्म जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। प्राइवेसी कंसर्न्स, प्राइवेसी कंसर्न्स जो हैं सोशल नेटवर्किंग की मदद से ये हो सकते हैं। पर्सनल किसी भी पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हुए जो है वो प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है, वो मिस यूज़ हो सकती है, डाटा जो है वो वायरल हो सकता है, दूसरों की पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टील हो सकती हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, एंड मिस यूज़ ऑफ डाटा बाय थर्ड पार्टीज। दो लोगों के दरमियान जो है वो डाटा शेयर हो रहा है, कोई तीसरा पर्सन जो है वो उसको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो वो उसको अपने जो है वो मुतालबात को मनवाने के लिए या रॉन्ग प्रोपेगेंडा के लिए जो है वो यूज़ कर सकता है। एडिक्शन, आप सोशल नेटवर्किंग को हर टाइम यूज़ कर रहे हैं, इसकी मदद से क्या होता है कि आप एडिक्ट हो सकते हैं किसी भी चीज़ में। डेफिनेटली सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो आप इसका एडिक्ट हो सकते हैं। इसकी वजह से क्या हो सकता है, इम्पैक्टिंग प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्पैक्ट करती है, और आप रियल लाइफ के अंदर जितने भी रिलेशनशिप्स हैं उनसे आप उनसे हाथ धो बैठ सकते हैं या उनसे दूर हो सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप्स, डेफिनेटली ये एडिक्शन रिलेट करती है इसके साथ। सोशल मीडिया जो है वो ओवर यूजेज की वजह से फेस टू फेस इंटरेक्शन और रिलेशनशिप जो है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेन और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। सिक्योरिटी रिस्क, इसका जो सोशल मीडिया के जो
पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ये जो पॉइंट नंबर 6 है, सिक्योरिटी रिस्क, एक्सपोजर टू साइबर थ्रेट्स सच एज हैकिंग, फिशिंग एंड malware कैन compromise पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल सिक्योरिटी। ये तमाम जो पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर सिक्योरिटी रिस्क की वजह से रेज हो सकते हैं। सोशल आइसोलेशन, सोशल मीडिया जो है वो लोगों को ऑनलाइन तो कनेक्ट करवाता है, लेकिन इसकी वजह से लोगों की जो फिजिकल इंटरेक्शन है, सोशल इंटरेक्शन है, वो ख़त्म हो जाती है। लोग सोशली जो है वो गैदरिंग जो होती है वो लोगों के दरमियान कम हो जाती है, और रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन से जो है वो लोग डिसकनेक्ट हो जाते हैं आपस में। उनकी अंडरस्टैंडिंग सिटिंग जो है वो दोस्तों के दरमियान वो कम हो जाती है, ताकि क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। एक्सपोजर ऑफ इन अप्रोप्रिएट कंटेंट, जो यूजर्स हैं स्पेशली जो यंग वंस हैं वो वायलेंट का शिकार हो सकते हैं, और या इन अप्रोप्रिएट कंटेंट जो है वो शेयर कर सकते हैं विच कैन बी हार्मफुल टू देयर डेवलपमेंट। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इन इंटरप्रेट द डेंजर्स एसोसिएटेड विद द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़ ऑनलाइन। करंट इवेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हैं, या फेक न्यूज़ की वजह से जो करंट इवेंट्स अफेक्ट होते हैं, या वो तमाम खतरात जो कि फैलते हैं, एसोसिएट करते हैं फेक न्यूज़ के साथ, इन दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है वो आप सेम लिख सकते हैं। एग्जामिन द कंप्यूटिंग इन्फ्लुएंस, बाय द वे अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन ये क्वेश्चन नंबर 6 एंड 8 जो है वो अकॉर्डिंग टू माय थिंकिंग ये इन दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। आप अपने हिसाब से जो है वो इसको रिलेट कर सकते हैं, फर्दर आप इसके लिए रिसर्च कर सकते हैं, जो आपको इसमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन लगती है वो आप इसमें डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एग्जामिन द कंप्यूटिंग इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनल प्राइवेसी। द इन्फ्लुएंस ऑफ कंप्यूटिंग ऑन पर्सनल प्राइवेसी इज प्रोफाउंड एंड मल्टीफेसिटेड, इनकम्पासिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। अब इसमें जो कुछ 3 मैंने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स इसके शेयर किए हैं, और 4 जो हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स, दोनों जो हैं वो राइटली एट द सेम टाइम मैंने शेयर किए। इनहेंस्ड प्राइवेसी कंट्रोल, मॉडर्न कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स जो हैं वो टूल्स और टेक्नोलॉजीज जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं ताकि दूसरों की प्राइवेसी जो है उसको मैनेज किया जा सके, सेटिंग मोर इफेक्टिवली। ओके, उसके बाद है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन कैसे डाटा जो है वो इनक्रिप्ट होगा, डेफिनेटली इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज जो है, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम जब अप्लाई होगा तो डाटा जो है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसा कि पासवर्ड जो है वगैरह जो हैं वो इनक्रिप्ट हो जाएंगे, डाटा जो है वो सिक्योर हो जाएगा। डाटा इन ट्रांजिट एंड सेफ गार्डिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसकी वजह से पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ रहेगी फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड ब्रीचेस। ओके, जो थर्ड पॉइंट है प्राइवेसी फोकस्ड सर्विसेज, इसके अंदर प्राइवेसी फोकस्ड ब्राउजर्स जो हैं उनके बढ़ने से क्या होता है, और इसके अंदर डिफरेंट सर्च इंजन जो हैं और डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल, जैसा कि इसके एग्जांपल डक डक गो और सिग्नल जो हैं, इनकी मदद से जो है वो ब्राउजर्स जो हैं ब्राउज करने में आसानी होती है, और डाटा जो है वो सिक्योर होता है, और प्राइवेटली जो है वो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकती है। नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस क्या हो सकते हैं, इसकी मदद से डाटा ब्रीच हो सकता है, ट्रैकिंग एंड प्रोफाइलिंग हो सकती है, दूसरों की लोकेशन ट्रैक हो सकती है। डेफिनेटली सर्विसेज जो हैं वो कुकीज़ को इस्तेमाल करती हैं, और ट्रैकिंग टेक्नोलॉजीज़ की वजह से दूसरों के जो यूज़र बिहेवियर है वो मॉनिटर होते हैं, जिसकी मदद से दूसरों की लोकेशन भी ट्रेस हो सकती है। दिस इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड टू क्रिएट डिटेल्ड प्रोफाइल्स फॉर टारगेट एडवर्टाइजिंग एंड अदर पर्पसेस। IoT, Internet of Things and smart devices. The proliferation of Internet of Things devices increases the number of potential entry points for privacy breaches. These devices often collect and transmit personal data, sometimes without adequate security measures. IoT, जितनी भी IoT की डिवाइसेज हैं ये डाटा को कलेक्ट करती हैं, इसके अंदर प्राइवेसी का जो है वो सिक्योरिटी मेजर्स का ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डाटा जो है वो मिस यूज़ हो सकता है। लोकेशन ट्रैकिंग, डेफिनेटली ये पहले भी डिस्कस हो सकता है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, सर्विसेज जो हैं वो यूज़र्स की लोकेशन को ट्रैक करती हैं, जो कि जिसकी मदद से जो है वो लोगों की मूवमेंट्स और एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जा सकता है, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंटली प्राइवेसी कंसर्न्स पैदा हो सकते हैं। ओके जी, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्रिटिसाइज अबाउट द रोल कंप्यूटिंग प्लेज इन शेपिंग एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, यानी कि कंप्यूटिंग का जो रोल है एजुकेशनल प्रैक्टिसेस के अंदर वो हमने उसके बारे में बताना है। उसके बारे में कुछ पॉइंट्स जो हैं, अबाउट 5 पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं। ऑनलाइन लर्निंग, कंप्यूटिंग एजुकेशन, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस के लिहाज से किस तरह से इम्पैक्ट करती है। ऑनलाइन लर्निंग की मदद से जो है वो लोग ऑनलाइन एजुकेशन से जो है वो फ़ायदा हासिल करते हैं, और वो लर्निंग को एक्सेसिबल बना सकते हैं, और टू अ ब्रॉडर ऑडियंस रिगार्डलेस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन, यानी कि कोई भी जो अदारा है, कोई भी यूनिवर्सिटी है जो कि ऑनलाइन एजुकेशन देती है, तो लोग डिफरेंट पूरे के पूरे
सेटअप के अंदर पूरे कंट्री से जितने भी लोग हैं वो उससे ऑनलाइन जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, जो कि वर्चुअली जो है लोगों को डिग्रीज प्रोवाइड करती है। आप पूरे पाकिस्तान से कहीं भी जो है वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल स्केजुअल्स, इसमें आपको फ्लेक्सिबल स्केजुअल्स मिल जाते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से अपने पेस के मुताबिक जो है वो स्टडी कर सकते हैं और डिफरेंट स्केजुअल्स को अकोमोडेट कर सकते हैं और अपना एक यूनिक लर्निंग स्टाइल जो है वो बना सकते हैं। एजुकेशनल टूल्स के हवाले से इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। कंप्यूटिंग प्लेस जो है वो करती है एजुकेशनल प्रैक्टिसेस के हवाले से, वो किस तरह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन जो हैं वो इंटरेक्टिव और इंगेजिंग मेथड्स को इन्हेंस करते हैं। इसकी मदद से जो है वो यूज़र्स को या स्टूडेंट्स को जो है वो हेल्प मिलती है, वो इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए टेक्नोलॉजी को या एजुकेशन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अडॉप्टिव लर्निंग सिस्टम्स, कंप्यूटिंग अलाउज फॉर पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैटरिंग टू इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स एंड इम्प्रूविंग लर्निंग आउटकम्स। इसमें लर्निंग सिस्टम जो है वो अडॉप्टिव होता है। ऐसे मैनेजमेंट सिस्टम बनाए जाते हैं जो कि यूज़र फ्रेंडली होते हैं, यूज़र उनको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, उनको तमाम असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो अच्छे तरीके से पता होती है और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे जो है वो स्टूडेंट्स उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपनी लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। डाटा एनालिटिक्स में जो एजुकेटर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो डाटा को यूज़ कर सकते हैं ताकि वो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें और उन स्पेसिफिक एरियाज़ के बारे में जान सकें जहाँ पे स्टूडेंट्स को एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप एजुकेशनल प्रैक्टिसेस के हवाले से जो है वो कंप्यूटिंग जो है वो अपना रोल प्ले करती है। आप इन पॉइंट्स को रिलेट कर सकते हैं। अगर आप फर्दर इसमें एडिशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन ये पॉइंट्स वैलिड हैं। तो आप इनको जो है वो ये आप राइटली इसका आंसर क्वेश्चन का दे सकते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चन हम जो है वो कवर कर चुके हैं। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक तमाम जो चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस मैं कवर कर चुका हूँ। अब इसका जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, उसके अंदर जो है वो इसके सॉरी ये एक जो है डिजिटल लाइब्रेरीज है, ये एक पॉइंट मिस हो गया था, इसको भी आप कवर कर लीजिएगा। तो इसमें जो है वो चैप्टर नंबर जो 7 है उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो नहीं है, उसके अंदर जस्ट एमसीक्यूज हैं। तो वो उसका जो है उसका सॉल्यूशन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ फाइल जो है वो शेयर हो जाएगा। तो इन तमाम चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज मैं कवर कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी और आप जो है इसके ये डेफिनेटली एग्जैक्ट और राइट सोल्यूशन है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यूज के लिए।